गौतम बुद्धा स्टोरी अच्छा और बुरा व्यक्ति की प्रवृत्ति है। लेकिन सवाल यह है कि क्यों और कैसे कोई व्यक्ति अच्छा या फिर बुरा बन जाता है। वहीं इससे भी जरूरी चीज यह है कि अच्छा इंसान कैसे बने। आज संसार में चारों ओर बुराई ही बुराई है। दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, हत्या और आपराधिक कामों से जुड़ी खबरों की कोई कमी नहीं है। इसका कारण है इंसान का बुरा बनना। जब इंसान की प्रवृत्ति बुरी हो जाती है तो संसार भी बुराइयों से भर जाता है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से जानेंगे क्यों कोई व्यक्ति बुरा बन जाता है और बुरे काम करने लगता है। साथ ही इस कहानी में जानेंगे कैसे बने अच्छा इंसान। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरण उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरण को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरण को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरण का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरण को जब ही प्यास लगती थी तो वह उस झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसने उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया, जिसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया। जग्गू ने चुन्नू हिरण से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरण ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है, जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी से ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं, यह तो पत्थर है। लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूं। इससे सभी जानवरों को पता लग गया कि यह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत पहले की बात है, एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहां उसको एक बहुत ही अच्छा पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वह बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वह आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करनी शुरू कर दिया। औजारों की चोट जब पत्थर पर हुई तो वह पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर चोट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। पत्थर की बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर को लेकर मूर्ति बनाने लगा। वह पत्थर कुछ नहीं बोला। कुछ समय में शिल्पकार ने उस पत्थर से बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बना दी। गांव के लोग मूर्ति बनने के बाद उसको लेने आए। उनने सोचा कि हमें नारियल फोड़ने के लिए एक और पत्थर की जरूरत होगी। उन्होंने वहां रखे पहले पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने उसी पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो बहुत परेशान होता।
उसको दर्द होता और वह चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात करी और कहा कि तुम तो बड़े मजे से हो, लोग तो तुम्हारी पूजा करते हैं, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाते हैं। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते, लेकिन तुमने आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुहक उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई थी। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। इसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते, नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। सीख, हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। एक गांव में एक रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे, जो गांव में वैसे ही इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत भी नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। रामलाल ने कहा, लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा, इसलिए उसने कहा, बेटों, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। यह बात सुनकर चारों लड़के खुश हो गए। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेत में दबा खजाना निकालने गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। लड़के घर आकर अपनी मां से बोले, मां, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। उसकी मां ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज बो दो। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और मां के कहेनुसार उसमें पानी देते गए। कुछ समय बाद फसल पककर तैयार हो गई, जिसको बेचकर लड़कों को अच्छा मुनाफा हुआ, जिसे लेकर वह अपनी मां के पास पहुंचे। मां ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। सीख, हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत करना चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। एक गांव में 2 मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती थी। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया।
लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी को ले जाकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी। वह अपने घर का काम करती फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाते समय वह रोज रास्ते में एक जगह पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी 2 पक्षी थे, उनको भी वह रोज दाना डालती थी। एक दिन उसको पक्षियों को दाना डालते जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे के 2 पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई। वह उन पक्षियों को रोज दाना डालती थी। राधा की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उन पक्षियों को परेशान करती थी। वह उनका दाना पानी जमीन में फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसे यह करते हुए राधा ने देख लिया। राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डांट दिया। इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया। वह उनको कभी कभी दाना देने पार्क में जाती थी। अब सभी पार्क के पक्षी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब राधा के घर पर भी आने लगे। राधा की सास को जब यह पता लगा तो वह गुस्सा हुई। वह राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी राधा के पक्षियों ने आकर चोरों पर हमला किया, जिससे चोर भाग गए। इसके बाद राधा और उसकी सास घर ही लौट आए। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों चिड़िया को दाना देने चला करेंगे और पहले के 2 पक्षियों को घर वापस लेकर आएंगे। यह बात सुनकर राधा बहुत खुश हुई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी मां के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की मां ने बोला, भाई साहब अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले गए। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उनने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी मां से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली है? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की मां बोली, बेटा रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को ऐसा करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ कुछ खाने की डिमांड करते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है।
राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूं कि वह आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी न। फूफा जी बोले, राहुल मैंने जॉब तो कब की छोड़ दी, अब तो मैं बिजनेस करता हूं और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूं। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूं, जिसमें 2 से 3 महीने तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और मां को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा। आप यह काम अब मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी को बोली कि तुम में से कौन पहले मेरा भोजन बनना चाहेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा कि तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपनी रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरों को परेशान किया। बहुत पहले की बात है, एक गांव में अली नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता था। उसके पड़ोस में एक बासा नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि अली अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन अली की मुर्गी चुरा ली, जब अली घर पर नहीं था। इसके बाद बासा मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब अली घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख बासा के घर के बाहर देखे। उसने बासा से बात की तो बासा ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी, मैंने उसको पकाकर खा लिया, मुझे क्या पता था वह तुम्हारी मुर्गी है। अली ने बासा से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधिकारी से करेगा। यह बात सुनकर बासा ने मुर्गी की जगह अली को एक छोटा बत्तख दिया। अली ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश आ रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए बासा के घर पहुंचा, लेकिन बासा ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह अली के घर गया। अली ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वह अली के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने अली के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। अली यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर अली की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन बासा ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधिकारी के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि अली ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया है। जब न्याय अधिकारी ने अली से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह बासा ने ही उसको बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग पूछने पर अली ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती थी, जबकि बासा ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर बासा को दे दिया और अली को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। अली दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। सीख, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल रहता था।
जिसको घूमना बहुत पसंद था। वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा और आते समय गांव का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी हरी घास खाई, जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी तो उसने सोचा जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। इसलिए शेर बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। शेर को इस तरह डर कर भागते हुए दो सियार ने देख लिया। वह शेर के मंत्री बनना चाहते थे। उनने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दोनों सियार शेर की गुफा में गए और बोले, हमने आपको डरकर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वह एक बैल की थी। यदि आप चाहे तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं। शेर की आज्ञा से दोनों बैल को अपने साथ लेकर आ गए और शेर से मिलाया। कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया। यह बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे, क्योंकि उनने जो मंत्री बनने का सोचा था वह भी नहीं हुआ। दोनों सियार ने तरकीब निकाली और शेर के पास गए। वह शेर से बोले, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए। वह बैल से बोले, शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वह तुमको मारकर खा जाएगा। बैल को यह जानकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा। सियार पहले ही शेर के पास जाकर बोले कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। बैल को गुस्से में आता देख शेर ने सियार की बात सच समझी और बैल पर हमला कर दिया। बैल ने भी शेर पर हमला किया और दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर ने बैल को मार दिया और दोनों सियारों को अपना मंत्री बना लिया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप लोगों को यह कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।